नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 को। यह हमारी 22 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें हम इतिहास का सफ़र जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने इतिहास के बारे में पढ़ा था, थोड़ा समझने की कोशिश की थी और हमने ये समझा था कि इतिहास का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। और इतिहास का मतलब ये भी नहीं होता कि प्राचीन समय में पहले जो कुछ भी है उसको हमें सिर्फ पढ़ना है। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय होता है जिसे हम अपना वर्तमान, आज और हमारा आने वाला कल दोनों बेहतर बना सकते हैं। हमने जो कुछ भी पास्ट में किया है, इतिहास में किया है, जो कुछ भी अच्छा किया है वो हम अपना सकते हैं। जो कुछ भी हमने गलतियां की है, भूलें की है, उनसे हम सबक ले सकते हैं, उनसे हम सीख ले सकते हैं। आज हम इतिहास के मध्यकाल की बात करेंगे। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज हम मुख्य तौर पर मध्यकाल के ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हम काफ़ी ज़्यादा संपन्न है संस्कृति में और आर्थिक तौर पर भी हम काफ़ी बेहतर स्थिति में है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमने एक लंबा सफ़र तय किया। ऐसा नहीं है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में ये सब कुछ हो गया। एक लंबा सफ़र तय किया है। प्राचीन भारत के अगर इतिहास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म के साथ और आर्यों के आगमन के साथ। सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, इसके 2 प्रमुख केंद्र थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ओके, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो कितनी विकसित थी, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो साउथ दिल्ली है, ओके, साउथ दिल्ली है या फिर जो चंडीगढ़ है, जिनको हम आज के समय के बहुत महत्वपूर्ण और सुनियोजित शहर मानते हैं कि ये प्लानिंग के साथ शहर बनाए गए हैं या इनको बसाया गया, उससे कहीं बेहतर सिंधु घाटी के शहर होते थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के लोग कितने विकसित रहे होंगे। ओके, इन 2 चरणों को हम आमतौर पे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और आर्यों के आने का जो समय है, उसको हम 2 चरणों में बांट लेते हैं। एक तो पूर्व वैदिक काल और दूसरा वैदिक युग। यानी कि पूर्व वैदिक काल मतलब जब वेदों की रचना की गई थी उससे पहले का एक चरण, और दूसरा वैदिक रचना यानी कि जब वेदों की रचना की गई थी उसका चरण। यानी कि 2 चरणों में हम बांट लेते हैं। ईसा पूर्व 4वीं सदी यानी कि आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, ठीक, ईसा पूर्व 4वीं सदी लगभग आज से 2300 या 2400 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण पहली बार देखा गया था। यानी उससे पहले क्या था, उससे पहले जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था और उसमें भारत या फिर यूनिटी या एकता जैसा कहीं पर कोई भी भाव नहीं था। पहली बार एक सम्राट के अधीन भारत आया था। किसके अधीन? सम्राट अशोक के अधीन आया था। बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया था उसी काल में, और सम्राट अशोक के सर्वाधिक अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें उस युग की, उस समय की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। यानी कि हमारा जो राजकीय प्रतीक है, हमारे देश का जो प्रतीक है, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में एक सिंह स्तंभ है जिससे लिया गया, जिसमें आप देखते होंगे कि जो सिक्के होते हैं उनके ऊपर बने होते हैं, आपको 3 शेर दिखाई देते हैं, जबकि चौथा हमें दिखाई नहीं देता जिसकी पीठ है। ओके, तो वो हमने कहाँ से लिया है? वो सारनाथ के हमने अशोक स्तंभ से लिया, जिसे आपने सिक्कों, बैंक के नोट है या सरकारी दस्तावेज है या जो ऑफिशियल मोहरें होती है, सील होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा। तो इसमें 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। ओके, चौथा हमें दिखाई नहीं देता। तो कहाँ से लिया गया? ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। यानी कि उस वक्त का जो प्रतीक है वो हमने अपनाया है। पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। यानी कि पहली सदी में ईसाई धर्म में उसका प्रवेश भारत में होता है और पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें, यानी कि चाहे शांति व्यवस्था की बात की जाए, कृषि का विकास है, व्यापारिक विकास है या सामाजिक ताना बाना था, वो सर्वाधिक मजबूत था। कब? पहली शताब्दी के आसपास, जब गुप्त वंश था। यानी कि मौर्य वंश जो अशोक का वंश था, उसके बाद गुप्त वंश था जिसने दोबारा से एक बार फिर भारत को जोड़ा। यानी कि पूरे देश में लगभग एक साम्राज्य के अधीन था, एक ही सम्राट के अधीन था पूरा देश। ओके, तो उसे बोलते हैं हम भारत का स्वर्णिम युग। यहाँ पर हमने देखा कि पहली सदी में ईसाई धर्म में वो सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा था। ऐसी 8वीं शताब्दी की बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में इस्लाम है वो पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया था। ओके, और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित भी हो गया था। अब यहाँ 2 चीज़ देखिए कि एक तो ईसाई धर्म और दूसरा ये
कि इस्लाम धर्म, दोनों ही धर्म है वो केरल पहुंचे थे सबसे पहले। अब केरल क्यों पहुंचे थे, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। केरल पहुंचने का कारण ये था कि उस समय जो दक्षिण भारत था वो मसालों के व्यापार के लिए, सूती वस्त्र के व्यापार के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, और जो जलमार्ग है, जलमार्ग के द्वारा ये जुड़ा हुआ था, जो मध्य एशिया है या यूरोपीय देश है उनके साथ जुड़ा हुआ था। ओके, इसलिए व्यापारी सबसे पहले वहीं पहुंचते थे और केरल एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। तो इसलिए व्यापारियों के साथ ये धर्म भारत पहुंचे, क्योंकि केरल एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था, तो इसलिए सबसे पहले ये कहां पहुंचा, ये दोनों ही धर्म है वो केरला में ही पहुंचे थे। ओके, और तो यहां पर पहली सदी में ईसाई धर्म भारत आता है और 8वीं सदी में इस्लाम धर्म वो पहली बार भारत पहुंचता है और 11वीं शताब्दी तक यहाँ पर प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो जाता है। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी और इसके लगभग 320 वर्ष बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य भी स्थापित हुआ था। ओके, मुगल साम्राज्य की नींव है वो बाबर रखते हैं, बाबर के बाद हुमायूं, बीच में हुमायूं को कुछ समय के लिए देश छोड़ करके भागना होता है, लेकिन बाद में वापस आते हैं। जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है वो दोबारा से अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं, और उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जिन्होंने मुगल वंश के जो विस्तार है उसको आगे बढ़ाया था। यहाँ पर इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया, यानी कि सबसे पहले मौर्य वंश में जब अशोक का काल था, उसके बाद गुप्त वंश में राजनीतिक तौर पर एकता स्थापित हुई, उसके बाद मुगल वंश में एक बार फिर से लगभग पूरे देश के ऊपर एक ही साम्राज्य का शासन था, एक ही वंश का शासन था, तो दोबारा से एक राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में भारत में अगर मध्यकाल की बात की जाए तो कुछ छोटे छोटे साम्राज्य भी रहे हैं, जैसे राष्ट्रकूट रहे हैं, प्रतिहार रहे हैं, पाल रहे हैं, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर, इस प्रकार के साम्राज्य रहे हैं जो लगभग मध्य या फिर दक्षिण भारत में रहे। उत्तर भारत में लगभग एक ही वंश का शासन रहा इस दौरान। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं जो कि प्रमुख इतिहास का स्रोत है, जो इतिहास की गवाही देती हैं। उनमें से प्रमुख जो इमारतें हैं, कुतुब मीनार, जिसका निर्माण की शुरुआत जो थी, नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। उसके बाद कुछ मंजिलों का निर्माण है वो इल्तुतमिश करवाते हैं और उसका निर्माण पूरा करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद लाल किला, जो कि लाल पत्थर से बना हुआ इसलिए उसे लाल किला बोलते हैं। ताजमहल जो यमुना नदी के किनारे है, आगरा में है और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। कंदारिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, ये भी इसी प्रकार की कुछ ऐतिहासिक बिल्डिंगें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत भी मध्यकाल में ही की थी। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी थी। यानी कि मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल के लगभग अंत में जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है, उस पीरियड के दौरान 1500 से 1700 के बीच में लगभग, उस समय कई संत हैं देश के विभिन्न हिस्सों में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं और वो समाज को एक नई दिशा देते हैं। सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा मुख्य तौर पर मध्यकालीन इतिहास की क्या क्या घटित हुआ था और कैसे हम आगे बढ़े थे। ओके, चलिए अब हम कुछ चित्रों को देखते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं जो आपकी NCERT बुक से लिए गए। तो ये जो चित्र दिए गए हैं ये दिए गए हैं, यहाँ पर पहला चैतन्य देव का चित्र दिया गया, दूसरा इबादत खाने में, दूसरा रहट का चित्र है और तीसरा इबादत खाने में अन्य धर्म के विद्वानों के साथ अकबर को दिखाया गया। ओके, कृषि में रहट और नहरों, तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। यानी कि ये रहट क्या है, एक तरीके से इससे पानी जो निचले इलाके में है, अगर नीचा है और खेत ऊंचा है तो उसमें रहट की मदद से ऊपर की तरफ पानी को फेंका जाता था। ओके, इसको चलाने के लिए बैलों की मदद थी वो ली जाती थी। ओके, ये रहट होते थे। ऐसे नहर और तालाब थे, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था क्योंकि उस वक्त नहरें और तालाब थे वो बहुत कम थे, लेकिन जहाँ पर भी थे बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अदरवाइज हमारी जो कृषि थी वो बारिश के ऊपर निर्भर थी और बारिश की कोई वारंटी नहीं होती थी उस वक्त भी। ओके, इसी तरीके से लोहे के हल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे क्योंकि ज़मीन को ठीक से जुताई करने में, अधिक पैदावार लेने में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और चरखा का जो विकास था उसने भी भारत को सूती वस्त्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया था। यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो मिडवल पीरियड है, हमारा मध्यकालीन युग है। हम हस्तकला में, कृषि उत्पादों में, और हस्तकला मतलब हाथों से बने सामान में, मूर्तिकला में, व्यापार में, स्थापत्य कला में हम बहुत आगे थे। ओके,
उस वक्त हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु के तौर पर उभरा था इन सभी क्षेत्रों में। भारत के गरम मसालों के साथ सूती वस्त्रों और रेशमी कपड़े की पूरी दुनिया में मांग थी और उन्होंने पूरी दुनिया के व्यापारियों को आकर्षित किया था। ओके, तो ये हुई हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने मध्यकाल के बारे में समझा कि मध्यकाल में कौन से प्रमुख वंश रहे, सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा रहा जिसने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। साथ ही साथ हमने बात की कि उस वक्त व्यापारियों के साथ कौन से धर्म भारत में पहुंचे, तो केरल ही क्यों पहुंचे, और व्यापारियों को आकर्षित कर रहा था भारत, क्या कारण थे उसके। ओके, अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे और बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से 5 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। ओके, तो भारत की धार्मिक विरासत है वो बेहद संपन्न रही है। विश्व के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का जन्म यहीं इसी देश में हुआ है। प्राचीन काल से ही सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहते आए हैं। सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे की संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाया भी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमने हर धर्म के रीति रिवाजों को आपस में अपनाया है। ऐसे लगता है कि अब हमारे पास एक ही धर्म है और वो है भारतीय धर्म। जब ईद आती है तब भी खुशी होती है, जब दिवाली आती है तब भी खुशी होती है, जब बुद्ध पूर्णिमा होती है तब भी उतना ही जोश होता है। ओके, तो ये है हमारी धार्मिक विरासत। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न दिया गया, ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं, ये हमें बताना है। तो दक्षिण भारत प्राचीन काल से मसालों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और मध्य एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे। इन्हीं मध्य एशिया और यूरोप के व्यापारियों के साथ ईसाई और इस्लाम धर्म भारत आए। सबसे पहले व्यापारिक केंद्र तटीय प्रदेश केरल पहुंचे। भारत आए और भारत कहाँ पहुंचे, जो तटीय प्रमुख व्यापारिक केंद्र था केरल पहुंचे। इसलिए यूं कह सकते हैं कि दोनों ही धर्म सबसे पहले उनका आगमन केरला में हुआ। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची बतानी है हमें। ओके, उनके निर्माता और उनकी विशेषताओं के भी नाम लिखने हमें। ओके, तो जैसे हम 3 या 4 के नाम लिखेंगे काफ़ी रहेंगे। लाल किला, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और ये लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। तो ये इसकी विशेषता हो गई। कुतुब मीनार, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अधिकांश लाल पत्थर से बनी और ये झुकी हुई है, ये जो इमारत है वो झुकी हुई है। तीसरा है सांची स्तूप, ये सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। चौथी जो ऐतिहासिक इमारत है वो है ताजमहल, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ओके, तो ये हो गए 4 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें, किसने बनवाया, उनके निर्माता कौन है और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करेंगे। चौथा जो प्रश्न दिया गया कि भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताने हमें। ओके, भारत प्राचीन काल से ही संसाधनों में धनी रहा है। पहला कारण तो ये कि हम प्राचीन काल से ही बात करें तो हम संसाधनों में धनी रहे हैं। भारत की सूती कपड़े की पूरे विश्व में धूम रही है, इसके कारण भी व्यापारी आकर्षित रहे हैं। दक्षिण भारत के मसालों के लिए भी भारत सुप्रसिद्ध रहा है, इसलिए भी व्यापारी भारत में आते रहे। और भारत है वो हस्तशिल्प का भी एक बड़ा केंद्र रहा है, इसके कारण भी व्यापारी है वो भारत की तरफ आकर्षित रहे हैं। ओके, इसके साथ अगर 5वां पॉइंट लिखना चाहो तो आप रेशम के कपड़े भी लिख सकते हैं कि रेशम के कपड़ों के लिए भी भारत सुप्रसिद्ध रहा है। तो इन सभी कारणों से व्यापारी हमेशा भारत की तरफ आकर्षित होते रहे। उसके बाद 5वां जो प्रश्न दिया गया, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के क्षेत्र दर्शाने। अब यहाँ पे विभिन्न साम्राज्यों और शासकों के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बहुत लंबा इतिहास हो जाता है मध्यकाल का, तो सबको दिखाना संभव नहीं है। हम प्रमुख जो उस वक्त के साम्राज्य या क्षेत्र थे उनको हम दर्शाएंगे। ओके, तो ये ऐसा ही आप मैप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो साउथ इंडिया के मैप को। तो हम यहाँ पर कुछ दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे गुजरात की बात करें तो यहाँ पे सेन हम दिखाएंगे। ओके, सेन, ठीक। यहाँ पे परमार हम दिखाएंगे, ये रह जाएगा परमार। राजस्थान की बात करें यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर हम दिखाएंगे पाल। क्लियर, ये पाल हो गया, यहाँ पे परमार बीच में हो जाएगा, यहाँ गुजरात में सेन हो जाएगा, यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार हो जाएगा। और यहाँ पे ये पूर्वी चालुक्य है, ये पश्चिमी चालुक्य है, जो कल्याणी के चालुक्य है, और ये वातापी की पश्चिमी चालुक्य है। ओके, जो पूर्वी चालुक्य उनकी राजधानी वेंगी थी, तो ये हम दिखाएंगे। राष्ट्रकूट दिखाएंगे जो कि मध्य भारत में था, लगभग महाराष्ट्र में था। पल्लव दिखाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर चोल दिखाएंगे जो कावेरी नदी के उत्तर में थे, और सबसे दक्षिण में थे पांडे। ओके, तो ये इतने दिखा देंगे तो काफ़ी रहेगा, हमें इतने ही दिखाने। ओके, एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाने। पश्चिमी चालुक्य कल्याणी, पश्चिमी चालुक्य वातापी वाले,
और पूर्वी चालुक्य वेंगी वाले, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, पांड्य। यहाँ केरला में आप चेर भी दिखा सकते हो, ओके, चेर दिखा सकते हो। यहाँ पर रहेगा आपका सेन, यहाँ पे परमार, ओके, यहाँ पर आप पाल लिख दोगे जो कि बंगाल के थे, यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार लिख दोगे। तो ये इतने दिखा सकते हो आप, ओके। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।